नमस्कार मित्रों, मैं विकास। आज एक नए लेसन के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश का चौथा भाग, भारत के तटीय प्रदेश। आज लेसन में थोड़ा चेंज किया है। अब हर लेसन के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इस लेसन के अंत में भी इससे पूर्व में जो लेसन पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। देखिए, भारत के जो तटीय प्रदेश हैं उसके पहले हम देख लें भारत की तटीय सीमाएं। देखिए, भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि मतलब गुजरात में यहाँ से लेकर ये चारों ओर का जो पार्ट है, कहाँ तक? पश्चिमी बंगाल तक का ये जो भाग है, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है। और यदि इधर से आपके अंडमान निकोबार और इधर से लक्षद्वीप समूह है, उसकी सीमाओं को अगर जोड़ दे तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देखें? पश्चिमी तट पर देखोगे तो आपके गुजरात, इधर से आपके महाराष्ट्र, इधर से आपके कर्नाटक, इधर से ये बीच में जो छोटा सा दिख रहा है आपके गोवा, नेक्स्ट इधर से आपके हो जाएगा केरल। और पूर्वी तट पर देखोगे तो दक्षिण से देखोगे तो आपको मिलेगा तमिलनाडु, इधर से आपके मिलेगा आंध्र प्रदेश, इधर से हो जाएगा आपके उड़ीसा और इधर से आपके हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो आपके कौन सी सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे कम कौन सा है? गोवा है। भारत के जो तटीय प्रदेश है उनको मुख्य रूप से अपन कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में। पहला पूर्वी तटीय, आपको देखे जो कलर में दिख रहा है आपको, ये आपके पूर्वी तटीय मैदान, और दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान जो भारत के पश्चिम में है, पश्चिमी तटीय मैदान। इस लेसन को आगे बढ़ाने से पहले 3 शब्द अपन को देखने हैं। पहला शब्द है एस्चुरी, दूसरा शब्द है डेल्टा और तीसरा शब्द है लेंगुन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एस्चुरी। तो हमारा पहला बिंदु है एस्चुरी या ज्वार नदमुख। अब देखें, ये कोई भूभाग है और मान लीजिए इधर आपकी क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र। अब यहां से कोई नदी चल रही है और समुद्र में गिरने से पहले ढाल क्या हो गया? तीव्र हो गया। ढाल क्या हो गया? तीव्र हो गया। तो नदी का वेग भी क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। अब नदी का वेग तीव्र होगा तो अवसादों का जमाव नहीं होगा और नदी सीधे कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तो वहां पर किसका निर्माण होता है? एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। और उसकी आकृति आपके कीप के समान होती है। किसके समान होती है? कीप के समान। और जब समुद्र में ज्वार आता है तो ज्वार का पानी नदी के मुख तक चला आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख कहते हैं। तो ये जो एस्चुरी दिख रही है आपको मैप के अंदर, ये है आपके नर्मदा नदी की एस्चुरी। कौन सी नदी की? नर्मदा नदी की। भारत के पश्चिमी तटीय जो नदियां हैं वो सभी नदियां किसका निर्माण करती है? एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, क्योंकि आपके पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी घाट आ जाता है और पश्चिमी घाट के इधर की ओर ढाल क्या है? तीव्र है। और ढाल तीव्र होने के कारण इधर की ओर गिरने वाली सारी नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी, शरावती, ये सारी नदियां किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दूसरा हमारा शब्द है डेल्टा। जहां पर नदियां बह रही है उस क्षेत्र का ढाल क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। ढाल मंद हो जाने से नदी का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और नदी का वेग कम हो जाने से उसके द्वारा अवसादों का जमाव हो जाता है और उसके कारण से नदी है वह कई शाखाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। आप डायग्राम में देखें, और उसके मध्य किसका जमाव हो जाता है? अवसादों का जमाव हो जाता है, जिसकी आकृति किसके समान होती है? त्रिभुज के समान होती है, जिसको क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा शब्द है वो किसने दिया है? हेरोडोटस ने। इसलिए भारत के पूर्वी तट पर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो महानदी, ऊपर से यहाँ बहने वाली गंगा और आपके ब्रह्मपुत्र नदियाँ, इधर से आपके गोदावरी, कृष्णा,
और कावेरी सभी नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पूर्वी तटीय नदियाँ किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। और पश्चिमी तटीय नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। तीसरा हमारा पॉइंट है लेंगुन। देखिए आपके तटीय क्षेत्रों में जो झीलें मिलती है वो कौन सी झीलें? लेंगुन झीलें। लेंगुन झीलें किसे कहते हैं? मान लीजिए तटीय क्षेत्र में, ये मैप में देखें आप लोग, खाड़ी है। क्या है? खाड़ी है। जब खाड़ी के दोनों ओर का जो ये मुंह है वह अवसादों के जमा होने से धीरे धीरे क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। धीरे धीरे ये मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और बंद हो जाने से ये जो झील बनती है वो झील कौन सी है? लेंगुन झील कहलाती है। या किसी क्षेत्र में अवसादों का जमा हो जाता है और उसके कारण से स्पीड बनता है और धीरे धीरे उसके आगे का भाग है या आगे का जो सिरा है वह मुड़ता जाता है और मुड़कर वापस तट के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है और उसके कारण से एक लूप बन जाता है और लूप के बीच में जो झील बनती है वो कौन सी झील है? लेंगुन झील है। तो दो तरह से बनती है, या तो खाड़ी के दोनों ओर के सिरे हैं वो क्या हो जाए? दोनों ओर के सिरे क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो बीच में जो झील बनेगी वो लेंगुन बनेगी, या आपके अवसादों के जमा होने से एक लूप बनेगा जिससे तटीय क्षेत्र में कौन सी झील बनेगी? लेंगुन झील बनेगी। तो भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर जो लेंगुन झीलें मिलती है उनको केरल के अंदर क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो देखिए पूर्वी तटीय मैदानी भाग में आपके ढाल बहुत कम होता है और ढाल कम होने से यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या करती है? अवसादों का जमाव करती है और अवसादों के जमाव के कारण से इनकी चौड़ाई है वो अधिक मिलती है। तो पूर्वी तटीय जो मैदान है वो आपकी स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ पर आती है आपकी स्वर्ण रेखा नदी से लेकर आपके यहाँ पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक आपके कितनी लंबाई में? 1300 किलोमीटर की लंबाई में आपके पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदानों की आपकी चौड़ाई है वो अधिक मिलती है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जो नदियाँ हैं वो किसका निर्माण करती है? डेल्टे का निर्माण करती हैं। अब देख लेते हैं पूर्वी तटीय जो मैदान है उसको कितने भागों में बांटा है। तो पहला हम देख लेते हैं स्वर्ण रेखा नदी से लेकर चिल्का झील तक का जो तट है उसको कौन सा तट कहते हैं? उत्कल तट। ये वाला जो तट है आपके ये कहलाता है उत्कल तट। यहाँ पर आपके स्वर्ण रेखा नदी आती है और यहाँ पर जो आपके झील आती है वो कौन सी झील है? चिल्का झील। दूसरा जो तट है आपके उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो उत्तरी सरकार तट का विस्तार चिल्का झील से लेकर पुलिकेट झील इधर आती है आपके आंध्र प्रदेश में। तो चिल्का झील से लेकर पुलिकेट झील तक आपका जो तट है उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, जो मोस्टली कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। और तीसरा जो हमारा तट है वो कौन सा है? कोरोमंडल तट, जो पुलिकेट झील से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक का भाग है। ये आपकी पुलिकेट झील होगी और यहाँ पर आपके क्या है? कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। अब देख लेते हैं एक एक तट को थोड़ा विस्तार से। पहले देख लेते हैं उत्कल तट। तो उत्कल तट कहाँ पर है? मुख्य रूप से आपके उड़ीसा में है। ठीक है, जहाँ पर मुख्य रूप से आपके चावल, मछली पकड़ना और यहाँ पर क्या पाई जाती है? लेंगुन। और लेंगुन कौन सी? चिल्का झील। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। और इस क्षेत्र में एक प्रमुख बंदरगाह आता है पारादीप। यहाँ पर आपके उड़ीसा में यहाँ पर जो बंदरगाह है वो कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट दूसरा हमारा तट है उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये पूरा जो तट है वो कौन सा है? उत्तरी सरकार तट, जो आपकी कौन सी झील से लेकर? चिल्का झील से लेकर कौन सी झील तक है? पुलिकेट झील तक है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके चावल, मछली पकड़ना और क्या पाई जाती है? लेंगुन। और यहाँ पर जो लेंगुन वो कौन सी झील है? पुलिकेट झील। देखिए यहाँ पर आपके गोदावरी नदी का डेल्टा आता है और यहाँ पर आता है आपके कृष्णा नदी का डेल्टा। दोनों के बीच में एक झील और है और उस झील को कौन सी झील कहते हैं? कोल्लेरू झील। कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में। गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों के बीच में यहाँ पर एक झील आती है, कोल्लेरू झील, और यह एक डेल्टाई झील है। कौन सी झील है? डेल्टाई झील। और यहाँ पर दो प्रमुख बंदरगाह आते हैं, एक तो कौन सा है? विशाखापट्टनम, और इधर से आपके ये जो बंदरगाह दिख रहा है ये है आपके काकीनाडा।
कौन सा बंदरगाह? काकीनाडा। नेक्स्ट तीसरा हमारा जो तट आता है वो कौन सा है? कोरोमंडल तट, जो पुलिकेट झील से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर है? तमिलनाडु। और यहाँ पर रबड़ और नारियल की खेती है वो की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर शीतकाल में क्या होती है? वर्षा होती है। देखिए जब शीतकाल होता है तो भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और उसके कारण से वायुदाब क्या होता है? वायुदाब क्या होता है? उच्च होता है। और उस समय हिंद महासागर पर वायुदाब क्या होता है? न्यून होता है। तो हवाएं इस उच्च वायुदाब से कहाँ चलती है? न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ से जब हवाएं चलती हैं तो इस बंगाल की खाड़ी से क्या ग्रहण कर लेती है? आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। और ये हवाएं हैं वो सीधा इस तट के साथ क्या होती है? टकराती है। और उसके कारण से सर्दियों के दिनों में इस कोरोमंडल तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। तो याद रखें, कौन से तट पर शीतकाल में वर्षा होती है? तो वो कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। और चेन्नई में एक बीच है जिसका नाम क्या है? मेरीना बीच। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख बंदरगाह आते हैं। यहाँ ऊपर की ओर जो बंदरगाह है उसका नाम है एन्नोर। उसके नीचे आपके बंदरगाह है चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? एन्नोर बंदरगाह। यहाँ पर जो बंदरगाह है वो है आपके तूतीकोरन बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए पश्चिमी तटीय जो मैदान है मोस्टली वहां पर आपके भूभाग का क्या हुआ है? अवतलन हुआ है। और उस अवतलन के कारण जो ढाल है वो ढाल अत्यधिक क्या पाया जाता है? तीव्र होता है। और उसके कारण से यहाँ की अधिकांश नदियां हैं वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और उसके कारण से यहाँ पर आपके पश्चिमी जो तटीय मैदान है उनकी चौड़ाई भी आपको क्या मिलती है? कम मिलती है। तो देखें पश्चिमी तटीय मैदान, तो पश्चिमी तटीय मैदान है वह यहाँ कच्छ से लेकर आपके कन्याकुमारी तक, यहाँ आता है आपके कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर की लंबाई में? 1600 किलोमीटर की लंबाई में क्या है? विस्तृत है। और उसकी चौड़ाई कितनी है? 64 किलोमीटर। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से तट हैं। तो यहाँ पर जो पहला तट है वो कौन सा है? गुजरात तट। कौन सा तट? गुजरात तट, जो कच्छ से लेकर कहाँ तक है? दमन तक। जो आपको येलो कलर में ये दिख रहा है ये कौन सा तट है? आपके गुजरात तट। दूसरा जो तट है आपके वो है कोंकण तट। कोंकण तट दमन से लेकर कहाँ तक है? गोवा तक का भाग है। ठीक है, जो मुख्य रूप से आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये है आपके कोंकण तट। तीसरा जो हमारा तट है वह है कन्नड़ तट, जो गोवा से लेकर कहाँ तक है? मैंगलोर तक का भाग, जो मुख्य रूप से आपके कर्नाटक में है यह है आपके कन्नड़ तट। और चौथा हमारा जो तट है वह है मालाबार तट, जो मंगलोर से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक, जो मोस्टली आपके कहाँ पर है? केरल में। यह आपके मालाबार तट। अब एक एक तट को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखिए पहला है गुजरात तट। तो गुजरात तट है वो कहाँ पर विस्तृत है? मुख्य रूप से आपके गुजरात राज्य में। ठीक है, और किसके लिए फेमस है? यहाँ पर नमक और पेट्रोलियम के लिए फेमस है। और इस तट को अलग अलग नामों से आपने कहीं पर कच्छ का तट पढ़ा होगा, काठियावाड़ पढ़ा होगा या सौराष्ट्र भी पढ़ा होगा। और यहाँ आपके जो प्रमुख बंदरगाह हैं, ये जो आपको बंदरगाह दिख रहा है रेड कलर में यहाँ पर, यह प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? आपके कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। इसके अलावा आपके मंगलोर, मुंद्रा, ओखा और पोरबंदर अन्य बंदरगाह हैं। दूसरा जो तट है वो कौन सा है? आपके कोंकण तट, जो कहाँ है? महाराष्ट्र और गोवा में। जो ये कलर में दिख रहा है यह है आपके कोंकण तट, जो मुख्य रूप से आपके महाराष्ट्र और कौन से राज्य में फैला हुआ है? गोवा राज्य में फैला हुआ है। यह पर्यटन, काजू और आम के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। ये जो बंदरगाह है ये है आपकी मुंबई। उसके बाद जो बंदरगाह है वो है नौहा शिवा, और इसको जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी कहा जाता है। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का क्या किया है? निर्माण है वह किया गया है। नेक्स्ट कन्नड़ तट कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है यह आपके है कन्नड़ तट।
ठीक है, ये मसाले और आम के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? न्यू मंगलोर। ये जो आपको दिख रहा है ये बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। और यहाँ से लो अयस्क का निर्यात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रमुख क्षेत्र है, एक तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख की पहाड़ी, जहाँ पर आपके क्या मिलता है? लो अयस्क। नेक्स्ट जो तट है वो कौन सा है? मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ पर फैला हुआ है? केरल में। तो आपको जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है ये जो तट है वो कौन सा है? आपके मालाबार तट। और यहाँ पर आपके सर्वाधिक वर्षा होती है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है, रबड़ और नारियल की खेती भी इस क्षेत्र में होती है। क्योंकि देखिए पश्चिमी घाट से जब मानसून यहाँ जाता है तो सीधा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर क्या होता है? टकराता है, जिसको अपन कौन सा प्रदेश कहते हैं? वृष्टि प्रदेश कहते हैं। और उसके कारण से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे पहले जो मानसून टकराता है भारत के मुख्य भूमि पर वो कौन सा राज्य है? आपके केरल है। और यहाँ पर आपके सर्वाधिक कयाल और कौन सी झीलें मिलती है? लेंगुन झीलें मिलती है। और यहाँ की प्रसिद्ध जो लेंगुन झील है वो कौन सी है? वेम्बनाड, जो यहाँ की प्रमुख झील है। और यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? कोच्चि। ये जो बंदरगाह दिख रहा है आपको वो कौन सा बंदरगाह है? आपके कोच्चि बंदरगाह है। नेक्स्ट, भारत के तटीय मैदानों का महत्व क्या है? तो पहला कि तटीय जो मैदान है वो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, जहाँ पर चावल, ताड़, नारियल, काजू आदि की क्या होती है? कृषि होती है। दूसरा, यह मत्स्य केंद्र होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो डेल्टाई प्रदेश और जो लेंगुन जिले होती है वहाँ पर आपके क्या पकड़ी जाती है? मछली पकड़ी जाती है। इसके अलावा जो खुले समुद्र होते हैं वहाँ से भी मछलियाँ वो पकड़ी जाती हैं। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर किसका उत्पादन होता है? नमक का उत्पादन होता है। और उसके लिए फेमस कौन सा राज्य है? आपके गुजरात राज्य। तीसरा, तटीय क्षेत्रों में आपके क्या पाए जाते हैं? बंदरगाह, जो सामरिक दृष्टि से मतलब सैनिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विदेशों के साथ जो भी ट्रेड या व्यापार होता है वो सभी आपके इन्हीं बंदरगाहों के द्वारा होता है। और केरल के जो तट होता है वहाँ पर एक रेत पाई जाती है, जिसको कौन सी रेत कहते हैं? मोनोजाइट रेत। और वहाँ से कौन सा आपके आणविक खनिज मिलता है? थोरियम आणविक खनिज वो मिलता है। और जितने भी तटीय क्षेत्र है वो प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए भी आपके क्या है? महत्वपूर्ण है। और इन तटीय क्षेत्रों पर आपके खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के क्या मिलते हैं? भंडार। जैसे गोदावरी नदी का डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा है, इधर से आपके गुजरात का तट है, महाराष्ट्र का जो तट है वहाँ पर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारे ये जो टॉपिक होता है वो पूरा होता है। लेकिन मैंने बोला था लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है हमारा, महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित ब्रज घाटी का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है हमारा, लघु एवं शिवालिक को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में क्या कहते हैं? तीसरा हमारा प्रश्न है, पूर्णतः भारत के अधिकार में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चौथा प्रश्न है, निम्न जो स्थान लिखे हुए हैं उनका उत्तर से दक्षिण आपको क्रम बताना है। ठीक है, हिमालय, खादर, तराई और भाबर, तो यह एक क्रम में पाए जाते हैं, तो उनका क्रम आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर। पांचवा प्रश्न है, चावल का कटोरा कौन से पठारी क्षेत्र को कहते हैं? छठा प्रश्न है हमारा, बिस्त दो आब कौन सी नदियों के बीच स्थित है? सातवां प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत श्रेणी भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? आठवां प्रश्न है, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है? नौवां प्रश्न है हमारा, कौन सी पर्वत चोटी से महानदी, नर्मदा व सोन नदियों का उद्गम होता है? वह कौन सी चोटी है जिनसे महानदी, नर्मदा, सोन नदियों का उद्गम होता है? और हमारा लास्ट प्रश्न है, महान हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? तो इस प्रकार हमारा ये लेसन पूरा होता है। जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।